हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। एंड यू नो फ्रिक्शन इज ए फोर्स। तो पहले उसका ओरिजिनेशन से शुरू करके कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल्स में देखना है। और आप जानते हो कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स। किसी भी फोर्स के बारे में बात करना है तो तीन चीज जानने की जरूरत होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तीन चीज जानना जरूरी है। तो चलो पहले समझते हैं कि कब ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं समझा दूंगा आपको। whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces, the oppositional force developed at the surfaces of contact is called frictional force. बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। Whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का ये जो मैं डेफिनेशन लिखा हूं, इसी का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत सारे गड़बड़ी फैलाता है आगे। बहुत सारे इस चैप्टर में इतना मिसकंसेप्शन है लोगों में कि क्या कहें। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा। लोगों को लगता है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट है। हम तो बताएंगे जब कोई बॉडी मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसका फ्रिक्शनल फोर्स का कोई लिंक नहीं है। इट मे बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आल्सो। सो फ्रिक्शनल फोर्स का कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है दोनों जानना हमारे लिए जरूरी है। तो बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होता है बता देता हूं, फिर बताता हूं कि क्यों डेवलप होता है। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, जैसे मैं ये अपनी दोनों हाथ को मूव करवा रहा हूं, बोथ द हैंड्स आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। मतलब ये हाथ को नहीं लग रहा है कि ये मूव कर रहा है क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना। लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूं, देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग, ये हाथ को लग रहा है कि ये हाथ आगे जा रहा है, ये हाथ को लग रहा है कि ये हाथ पीछे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्लाइडिंग। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, चलिए टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को 2 मिनट के बाद बात करते हैं। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग देयर विल बी ए ऑपोजिशनल फोर्स। जैसे मैं इस सरफेस के ऊपर हाथ को ऐसे लेने की कोशिश करूंगा तो मेरे हाथ को कोई रोकने की कोशिश करेगा, है ना। यहाँ पे कोई ब्लॉक को ऐसे ढकेल दूंगा, ब्लॉक आगे जाएगा, कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा। So that oppositional force which develops at the surfaces of contact is called frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? बाय नेचर बड़ा गंदा नेचर है। कोई भी रिलेटिव मोशन करेगा, रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तो उसको अपोज करेगा। अब स्लाइडिंग की बात तो समझ में आ रहा है। द टर्म स्लाइडिंग रेफर्स टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज बीइंग इन कांटेक्ट। हम ऐसे में नहीं कहेंगे कि दोनों स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड के लिए दोनों सरफेस को कांटेक्ट में होना जरूरी है। अब इसलिए मैं जो वर्ड्स बनाया हूं हर एक वर्ड को बहुत सेंसिटिवली सेट किया हूं कि कहीं मिसकंसेप्शन डेवलप ना हो जाए। दोबारा बताते हैं। अगर मैं ये दोनों हाथ को ऐसे कर रहा हूं या फिर एक हाथ को स्टेशनरी रखते हुए दूसरे हाथ को मूव करवा रहा हूं, व्हेन आई मूव माय हैंड लाइक दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड, ये हैंड ऊपर जा रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड, ये हैंड नीचे जा रहा है। प्रैक्टिकली नहीं जा रहा है, रिलेटिवली नीचे जा रहा है। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा। मतलब जैसे मैं हाथ को ऊपर लिया, ये हाथ इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा। कैसे? अपोज करते हुए, मतलब नीचे की तरफ। ये हाथ ऊपर को लिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड, ये नीचे जा रहा है। प्रैक्टिकली नहीं जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड ये नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? रिलेटिव स्लाइडिंग से फ्रिक्शनल फोर्स पता चलता है।
अब ये मत बोलना कि ये हाथ मूव नहीं कर रहा तो इसके ऊपर क्यों फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। अरे नहीं, होता यूं है कि जब हम ये हाथ को ऐसे मूव करवाए, इस हाथ के चलते इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आया नीचे की तरफ, दैट इज द एक्शन ऑफ दिस हैंड ऑन दिस हैंड, एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अगर ये हाथ इसके ऊपर अगर नीचे की तरफ फोर्स दिया तो ये हाथ इसके ऊपर की तरफ फोर्स देगा। और लॉजिकली सोचे तो जब ये हाथ स्टेशनरी था, ये मूव कर रहा था रिलेटिव टू दिस हैंड, ये हैंड नीचे जा रहा था। अब बोले कहाँ नीचे जा रहा था, जहां था वहीं। हाँ ठीक है, लेकिन रिलेटिव टू दिस हैंड अगर इसके ऊपर कोई चींटी बैठेगा और देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये हाथ नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा, ऊपर की तरफ। नाउ आई गो बैक टू द वर्डिंग्स अगेन। whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces, the oppositional force developed at the surfaces of contact is called frictional force. And one more word we have not discussed is the tendency of sliding. क्या मतलब है? खाली स्लाइड करने से फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऐसा नहीं है। कोई बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, अगर वहां पे स्लाइड करने का टेंडेंसी है। जैसे मैं कहूं आपको कि सपोज आई से हियर इज ए ब्लॉक, आई एम शोइंग यू, ट्राइंग टू शो यू। अब देखो ये एक छोटा सा बोतल है, ये बोतल इसके ऊपर रखा गया है। नाउ ये बोतल स्लाइड नहीं कर रहा है, ना ही इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी है, तो आप कहोगे इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अब मैं बोतल को इसके ऊपर खींच रहा हूं, जब मैं खींच रहा हूं ये स्लाइड कर रहा है, तो मतलब बोतल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है, बिकॉज देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, मैं थोड़ा सा टेढ़ा किया, जैसे मैं हाथ में करता हूँ, बोतल गिरेगा तो टूटेगा। अब देखो ये चीज मेरे हाथ में है और मैं हाथ को टेढ़ा किया हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई ऑयल डाल दिया जाएगा ये बोतल फिसल जाएगा। अब ये फिसल नहीं रहा है, लेकिन फिसलने का एक टेंडेंसी रखता है कि नहीं। अब अगर ये स्मूथ होता, ऑयल डाल देते तो ये फिसल जाता, मतलब दिस इज हैविंग ए टेंडेंसी टू फिसल बट इट इज नॉट फिसलिंग। समझ में आया कि नहीं? तो हम कहेंगे इसके ऊपर अभी फ्रिक्शनल फोर्स है। whenever there is a tendency of relative sliding or there is a relative sliding, a frictional force will develop. समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? फ्रिक्शनल फोर्स तब होता है when there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces, है ना। मैं कहूं कि कोई एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, क्या इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? रखा है तो रखा है ना, ये स्लाइड करेगा ना, स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है। एक टेबल के ऊपर कोई एक ब्लॉक को मैं क्या करता हूं, कोई एक ब्लॉक को मैं स्लाइड कर रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स है ना। टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इस टेबल को पकड़ के मैं जोर से खींचने लगा, सम एक्सीलरेशन, जैसे टेबल को खींचने लगा तो क्या हुआ, ये ब्लॉक के ऊपर एक शैडो फोर्स आया, आप जानते हो। ब्लॉक विल ट्राई टू स्लिप इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो देयर इज ए फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? सो व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग देयर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, लेकिन नहीं लिखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है? कुछ लोगों को लगता है कि जो ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है। सरफेस में कुछ इर्रेगुलरिटीज होते हैं और यहाँ पे भी कुछ इर्रेगुलरिटीज होते हैं। अब जब ये बॉडी को इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, ये जो इर्रेगुलरिटी है वो यहाँ पर फंस जाते हैं, तो खींचने में, मूव करवाने में, ये मान लो कि इसको हम इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, दोनों कांटेक्ट में, तो जैसे इसको इधर खींचने की कोशिश करोगे, बिकॉज ऑफ दिस इर्रेगुलरिटी, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसको इधर खींचोगे, इसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। दैट इज ऑल्सो इन ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग, बट ध्यान रहे दैट इज नॉट फ्रिक्शन, दैट इज ऑर्डिनरी मैकेनिकल लॉकिंग, जिसके चलते ही रुक रहा है। फ्रिक्शन इसलिए नहीं है। अभी अगर हम ये जो इर्रेगुलरिटी है, इस इर्रेगुलरिटीज को अगर मैं पूरा क्लीनली साफ कर देता हूं, पूरा क्लीनली साफ कर देता हूं, अब सोचो कि ये दोनों ऐसा है, तब भी दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा। दैट इज बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स है,
ये मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। जब इसको हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स इनको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, है ना, रोकने की कोशिश करते हैं, इधर खींचने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाउडर या फिर कुछ ऑयल या कुछ दोनों सरफेस के बीच में डाल देते हैं, तो दो सरफेस के बीच में गैप हो जाता है। गैप हो जाता है तो क्या होता है, ये फोर्स वीक पड़ जाता है, तो ये आसानी से निकल जाते हैं, तो हम कहते हैं फ्रिक्शन कम हो गया। सो फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स causes the force of interaction between the molecules of the two surfaces. When there is a relative sliding, the molecules will try to catch hold them each other, और क्या होगा, फिर ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। खैर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए होता है। पॉइंट नंबर 2 हुआ, अभी हम देखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इट इज ऑपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। अगर आपको सचमुच ये चीज समझ में आया तो चलो तो थोड़ा गेस करते हैं। अच्छा, पहले लिख देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में कहां पे एक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स tangentially to the surfaces of contact, tangentially to the surfaces of contact, tangentially to the surfaces of contact. Point number 3, the frictional forces on the two surfaces are, on the two surfaces are a set of action and reaction force, are a set of action and reaction forces, that is the frictional force on the two surfaces are equal and opposite, ठीक है, but they do not cancel out each other, do not cancel out each other. Why? As they act on different bodies. Yes, act on different bodies. समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब जैसे मैं ये हाथ मूव करवाने वाली बात लिया, ये हाथ स्टेशनरी है, ये हाथ को मूव करवाया, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन ऑपोजिशन टू द मोशन रिलेटिव स्लाइडिंग। सेइंग मोशन काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। ऑलवेज रिलेटिव स्लाइडिंग बोलो। व्हेन आई एम स्लाइडिंग दिस हैंड ऑन द ईस्ट, इस रिस्पेक्ट टू दिस, ये ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस इन ऑपोजिशन, इसको रोकते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब कौन दिया, फॉर एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एजेंट, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर आया फ्रिक्शनल फोर्स, दिया कौन, दूसरे हाथ, तो दिस इज नाउ द एजेंट। तो ये इसके ऊपर जैसा फोर्स दिया, ये इसके ऊपर उल्टा फोर्स देगा। आप कहोगे मान लो कि इसके ऊपर 10 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर 10 न्यूटन ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे करने से दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, नो, द फोर्सेस विल नॉट कैंसिल आउट। व्हाई? बिकॉज़ वन फोर्स इज ऑन दिस एंड, अदर फोर्स इज ऑन दिस एंड, है ना। ऐसा होता है क्या, आपका एक गाल को एक थप्पड़ लगा, दूसरे गाल को दूसरा थप्पड़ लगा, कैंसिल हो गया, कोई दर्द नहीं होगा, ये इधर लगा ये इधर लगा, दोनों का दर्द बस महसूस होगा, है कि नहीं। हाँ हाँ, तो बात ये चल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों सरफेस में, वो इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। व्हाई? बिकॉज़ दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक, अच्छा, अगर ये बात है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
to give a diagrammatical understanding. Supposing मैं एक केस लेता हूं, ऐसे लेता हूं, के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा सा गैप दिखाया हूं ताकि आई कैन शो द फ्रिक्शनल फोर्सेस देयर, अदरवाइज ये सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए। अभी देखो कि अगर ये ब्लॉक को मैं यहाँ पे कोई एक फोर्स लगाता हूँ, बड़ा सा फोर्स, और फोर्स लगा के इस ब्लॉक को अंदर ढकेलने की कोशिश करूंगा, व्हेन आई ट्राई टू पुश इट इन, व्हाट विल हैपन? आपको क्या लग रहा है? ये अंदर जाएगा और ये ब्लॉक वहीं रहेगा कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना? हाँ, चलिए समझ में आ गया। चलिए अब फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं जानना चाहता हूं हाउ इज द फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट मतलब एट द लोअर एंड ऑफ दिस वेज ए का लोअर सरफेस में, ये लोअर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये लोअर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये लोअर सरफेस अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा, फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा तो कैसे रोकेगा? इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F1। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर दिया कौन? द फ्लोर। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब फ्लोर के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। कैसे? ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये अगर F1 है तो ये भी F1 है। आर यू गेटिंग? सपोज ये फ्लोर पे मैं एक पीस ऑफ पेपर डाल देता हूं, न्यूज़पेपर। अब मैं ये ब्लॉक को पुश करता हूं, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स तो ऐसे आएगा, लेकिन पेपर के ऊपर जो फोर्स आएगा F1 ये वाला, उसके चलते पेपर अंदर जाएगा। जैसे पुश करेंगे उसके साथ साथ पेपर चले जाता है कि नहीं चले जाता है? क्यों? क्योंकि उसको कोई पुश कर रहा है। कौन पुश कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज पुशिंग इट। थिंक ऑफ द पॉइंट हियर, ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द अपर सरफेस अंदर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है भैया ये कुछ ऐसा होगा, नहीं? और अगर इसके ऊपर ही फ्रिक्शनल फोर्स आया तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या आप लोग बता सकते हो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वॉल? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वॉल? अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। क्या? अपवर्ड। अपवर्ड। सोचो भाई, करना क्या है? देखो जब इसको आप पुश किए, ये बी किधर जा रहा है? बी ऊपर जा रहा है ना? बी ऊपर जा रहा है तो बी के ऊपर कैसे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स? रोकता हुआ। कैसा? ऐसा। तो वॉल के ऊपर कैसा? अपोजिट। वॉल के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा अपवर्ड आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है। It is opposite to the relative sliding or tendency of sliding between the two surfaces. बात समझ में आया? हाँ। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानने में बड़ा दिक्कत होता है। वैसे अभी दिख रहा था कि इधर को टेंडेंसी स्लाइड करने का, हर केस में पता नहीं चलता है टेंडेंसी किधर को स्लाइड करने का। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, लेकिन किधर फिसलने की टेंडेंसी रखता है जानना थोड़ा मुश्किल है। दिमाग लगाने से पता चलता है, दिमाग से क्या नहीं बनता है। लोग तो मार्स तक पहुंच गए। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको 2-3 तो छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको कोई एक दूसरा केस दे रहा हूं। हियर इज ए वॉल, और यहाँ पे कोई आदमी क्या किया है, वो वॉल के पास खड़ा है ऐसे। लेट मी ड्रॉ प्रॉपर वॉल। यस, अब ये वॉल, कोई आदमी यहां पे खड़ा है, ये है वो आदमी, ठीक है? वो ऐसे खड़ा है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है? ये वॉल को पुश कर रहा है, ये वॉल को पुश कर रहा है। कोई पूछेगा सर इतना लंबा हाथ कैसा है? इसका नाम कानून है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हो गया, पुश कर रहा है। अभी ये जो आदमी पुश कर रहा है वॉल को,
आप वेल रियलाइज कर पा रहे हो? बताओ मुझे, आदमी के पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मैन्स फीट? पीछे की तरफ। आगे की तरफ। यस, देखो जब ये इसको पुश कर रहा है तो उसका टेंडेंसी क्या है? पांव का पांव फिसल रहा है क्या? नहीं फिसल रहा है, लेकिन फिसलने का टेंडेंसी है क्या? कैसे पता चलेगा सर? अरे तेल डाल दो, एक केला का छिलका रख दो, किधर को फिसलेगा? जब वो पुश कर रहा है पीछे, मतलब फिसलने का हाँ, फिसलने का टेंडेंसी किधर को है? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा? आगे की तरफ। जिधर को फिसलने की कोशिश कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो the frictional force on the foot will be like this and on the floor will be like this. अगर ये हुआ F, ये होगा F, तो forces are equal and opposite. अगर ये आदमी पुश करने की बजाय यहाँ पर कोई हुक लगा था, हुक को खींच रहा था, तो क्या होगा? पैर अंदर की हाँ, पैर अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये चीजें आपको समझ में आया, मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज लाता हूं और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि देखें क्या आप लोग बता सकते हो। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, सॉरी, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। दिस इज ए ब्लॉक केप्ट ऑन द प्लेन एंड इट इज एट रेस्ट। द ब्लॉक इज एट रेस्ट। रेस्ट में क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक? आगे की तरफ। आगे मतलब अभी ये ब्लॉक तो फिसलने वाला है, ये रेस्ट में मतलब अगर तेल डाल देंगे तो क्या होगा? नीचे फिसलेगा कि ऊपर चलेगा? नीचे आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स रोकने वाला है भाई, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। अब आगे पीछे तुम किधर मुंह करके बैठे हो? भाई तुम बोली। हाँ, वो आगे की तरफ जब तुम बोलते हो, ये ब्लॉक आगे किसको कहते हैं? जिधर हम जाते हैं ना, ये किधर जाने का कोशिश कर रहा है? पीछे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तो तेरा हिसाब से अगर ये आगे की तरफ है तो ब्लॉक बैक गियर में चलेगा और नीचे की तरफ चलेगा? नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो आगे पीछे ऊपर नीचे सबका कोई मीनिंग नहीं होता है। नहीं, जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो अर्थ पे, आप बोलोगे चांद किधर है? ऊपर है, मतलब इधर। इधर वाला क्या बोलेगा? चांद किधर है? नीचे है। वो तो नहीं बोलेगा कि चांद नीचे है, उसको जब दिखेगा तब ऊपर बोलेगा। इसके लिए ऊपर, इसके लिए ऊपर अलग अलग होते हैं, इक्वल अपोजिट हो जाते हैं, है ना? अब तुम किधर फेस करके बैठे हो उसके हिसाब से आगे है या पीछे, लेफ्ट है या राइट है, तुम बोलोगे खुद, है ना? अच्छा, ये सब चीजें समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आता है। एक चीज तो समझ में आ गया कि सरफेस से सब कांटेक्ट में आता है। डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगर हम देख पाए कि वो बॉडी का कैसा स्लाइडिंग हो रहा है और स्लाइडिंग करने का टेंडेंसी कैसा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बता सकते हैं। चलिए एक बड़ा सा मुश्किल सा सवाल आपको पूछ रहे हैं। यहाँ पर कोई दारा सिंह खड़ा है, देखो पहलवान है, वो ऐसे खड़ा है। दिस इज दारा सिंह स्टैंडिंग, हाथ ऐसा रखा है और उसके पांव कैसे हैं? पांव ऐसे हैं। दारा सिंह स्टैंडिंग ऑन ए फ्लोर। दारा सिंह स्टैंडिंग ऑन ए फ्लोर। पूछा गया है, बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द लेफ्ट लेग एज वेल एज ऑन राइट लेग? सोच के बताओ। दोनों पांव को ऐसे फैला के खड़ा, सीधा नहीं खड़ा है, समझ में आ रहा है ना? सीधा नहीं खड़ा है, ऐसे फैला के खड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑयल रख देंगे क्या होगा? सोचो तो। ये सोचो, ये दोनों लेग दूर चले जाएंगे और ये बेचारा नीचे आ जाएगा, नहीं, बड़ा दर्द होगा। तो इससे पहले मैं बता रहा हूं कि ये पांव का टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी है स्लाइड करने का। किधर का? लेफ्ट लेग का टुवर्ड्स लेफ्ट। ये लेग का इधर को स्लाइड करने का टेंडेंसी है, ये लेग का इधर को स्लाइड करने की टेंडेंसी है। तो रोकने वाली जो फोर्स होगा लेफ्ट के ऊपर इधर आएगा, राइट के ऊपर इधर आएगा। लेफ्ट वाला लेग के ऊपर राइट की तरफ, राइट वाला लेग के ऊपर लेफ्ट की तरफ। क्या समझ में आ रहा है?
Yes, sir. एंड इट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग टू सी कि ये दोनों लेग में बराबर फ्रिक्शनल फोर्स है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए तो खड़ा है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो रहता नहीं। हाँ, तो पता चला ऐसे करके खड़ा हो गया, अब सुपरमैन की तरह जा रहा है, गिड़ 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 गिड़, ऐसा तो नहीं, नेट फोर्स जीरो है इसलिए खड़ा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी हम खैर मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं किए, सो लेट अस नॉट मच डिस्कस। हम लोग भी बात करें डायरेक्शन के बारे में, लेकिन काफी केसेस है जिसमें डायरेक्शन जानने में थोड़ा दिक्कत होते हैं। तो चलिए हम डायरेक्शन जानने की कुछ आसान तरीका देखते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे हैं whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact, the oppositional force developed at the surface of contact is called frictional force. The frictional force acts tangential to the surface. The frictional forces on the two surfaces of contact form a set of action and reaction pairs. That is, the frictional forces on the two surfaces are equal and opposite, but they do not cancel out each other as they act on different bodies. Then we have seen about directions. Now let us go for point number 4. बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म में बताना जा रहा हूं जिसको हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स ये क्या कहते हैं अप्लाइड फोर्स? द नेट एक्सटर्नल फोर्स, द नेट external force acting on a body in a direction parallel to the surfaces of contact is called applied force. ऐसा कोई टर्म किसी भी बुक में नहीं है, मैं अपने हिसाब से बनाया। कोई बुक में अप्लाइड फोर्स करके कोई ऐसे डिफिनेशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से बनाया क्योंकि मैं काम में लगाने वाला हूँ। किसी भी न्यूमेरिकल में आप देखोगे आपको अप्लाइड फोर्स पता चल गया ना, आप मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ बता सकते हो। अप्लाइड फोर्स मालूम नहीं है तो मैग्नीट्यूड निकालने में काफी दिक्कत होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं। क्या है अप्लाइड फोर्स? द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body in a direction parallel to surface of contact is called applied force. जानने से क्या फायदा? जानने से ये फायदा, for a body at rest, कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना कोई डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि स्लाइड कर रहा है। रेस्ट में है, स्लाइड नहीं कर रहा है, बड़े खूंखार केसेस आते हैं। अब स्लाइड करना, मोशन करना अलग अलग चीज है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, कोई बॉडी मोशन में है क्या जरूरी नहीं कि वो स्लाइड कर रहा है, या फिर कोई बॉडी ऐसा भी हो सकता है स्लाइड नहीं कर रहा है मोशन में। सोचो कि व्हेन यू आर ड्राइविंग ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल चल रहा है, क्या लोएस्ट पॉइंट स्लाइड कर रहा है? नो, इट इज इन मोशन। अगर आप कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मोशन तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे, इधर जा रहा है इधर होगा उधर होगा। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन स्लाइडिंग, ठीक है ना? हाँ, रिलेटिव स्लाइडिंग, नॉट मोशन, रिलेटिव स्लाइडिंग। देखो ये चक्का चल रहा है लेकिन लोएस्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना? और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब कोई साइकिल चल रहा है, लेवल रोड पे जा रहा है, कहीं गाड़ी हो साइकिल हो, लेवल रोड पे जा रहा है और आप उसमें कोई एक्सीलेटर नहीं दबाया, ना ही पेडलिंग कर रहे हो, नॉर्मली रोल करके जा रहा है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन। कहने का मतलब है, सपोज आई टेक ए स्टील बॉल और ये बॉल को इसके ऊपर रोल करके छोड़ दिया, बॉल गया, क्या फ्रिक्शनल फोर्स? जीरो, नो फ्रिक्शनल फोर्स। एक बार रोल कर दिया, ढकेलते हुए लेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो बड़े खतरनाक केसेस आते हैं। फिलहाल तो जल्दी से कोई मिसकंसेप्शन डेवलप ना कर दो, मैं धीरे धीरे चैप्टर को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is applied or is opposite
to the applied force। देखो भाई, आप अगर ये अप्लाइड फोर्स निकालना जान जाओगे ना, फिर फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं होगा। अगर अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया तो फिर अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस नहीं हो सकता। अप्लाइड फोर्स है क्या? एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। जो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है उसी को अप्लाइड फोर्स कहेंगे। तो लेट अस गो टू सम एग्जांपल्स। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है। चलिए मानते हैं कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी एक फ्लोर पे रखा है और आपने, चलो मानते हैं कि कोई एक फोर्स F में खींच रहे हो इस ब्लॉक को। यू आर पुलिंग दिस ब्लॉक विथ ए फोर्स F। क्या एंगल में? सपोज I से थीटा एंगल में। तो व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? तो देखो तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। इसका एक वेट आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, है नहीं? नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वेट आ रहा है और आप एक फोर्स दे रहे हो। व्हाट इज द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट? क्या नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट? नो। व्हाई? बिकॉज़ इट इज वर्टिकल एंड ए वर्टिकल वेक्टर कैन नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या वेट का कोई कंपोनेंट है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट? नो। सो वेट का भी नहीं। क्या F का है? हाँ, F का है। कितना है? F cos थीटा। दिस इज द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस। किस डायरेक्शन में? इधर को। इसका मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कैसे होगा फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऐसा है। अप्लाइड फोर्स ऐसा हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? The frictional force is opposite to applied force when the body is at rest। बॉडी मोशन में है तो और भी चीजें सामने आते हैं। विद द नॉलेज ऑफ अप्लाइड फोर्स निकाल सकते हो या स्लाइडिंग देख के निकाल सकते हो। बहुत किस्म की मोशन है। आप ये मत सोचो कि सादा सीधा मोशन होते हैं, बहुत सारे किस्म के मोशन होते हैं। उसमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना काफी दिक्कत होते हैं। फिर रोटेशनल मोशन इज इन्वॉल्व पर्टिकुलर। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक टेबल है और पता चला इस टेबल के ऊपर मैं क्या क्या हूं, एक चेन को रखा हूं। हियर इज ए चेन केप्ट ऑन द टेबल। चलो मानते हैं ये चेन का कुछ हिस्सा झूल रहा है। कितना हिस्सा झूल रहा है? चलो मानते हैं कि ये L/3 हिस्सा झूल रहा है। क्या दिया है? L is total length। L is total length। M is total mass। किसका? चेन का। चेन का टोटल लेंथ और टोटल मास दिया गया है और आपको दिख रहा है कि L/3 हिस्सा इसका झूल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अप्लाइड फोर्स निकाल। ट्राई टू फाइंड आउट द अप्लाइड फोर्स। आप कहोगे अप्लाइड फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कौन सा सरफेस कांटेक्ट में? ये टेबल वाला सरफेस। इसको पैरेलल करके क्या फोर्स है? क्या फोर्स है? ये जो झूल रहा है, ये झूलता हुआ खींच रहा है कि नहीं? The hanging mass is pulling it. When the hanging mass is pulling it, that must be pulling it like this. ये इसको कैसे पुल कर रहा होगा? ये इसको ऐसे पुल कर रहा होगा, है कि नहीं? Hanging mass must be pulling। तो यही बन गया applied force। तो applied force कैसा है? You will say the applied force is weight of hanging mass। Weight of hanging mass। और hanging mass का weight कितना होगा भाई? L लेंथ का मास होता है M, L/3 लेंथ का मास होगा M/3 into G। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? The applied force is mg/3। And how is the applied force? On the chain। हाँ, it is towards right। तो इसका मतलब हुआ चेन के ऊपर जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स वो कैसा आएगा? It will be like this, opposite to the applied force। क्या मेरी बात समझ में आया? चेन के ऊपर आएगा, टेबल के ऊपर उल्टा। हम बात क्या करें? कोई एक बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सो वी सी द अप्लाइड फोर्स इज mg/3 इन दिस डायरेक्शन। ये हैंगिंग वेट जो है इसको खींच रहा है
तो पता चला ये इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, तो अप्लाइड फोर्स ऐसे हुआ, कैसे हुआ अप्लाइड फोर्स ऑन दी चेन, ऐसे हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हुआ। हर एक केस में आपको अप्लाइड फोर्स दिखना चाहिए, हर एक केस में अप्लाइड फोर्स दिखना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा केस देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक वॉल है और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, थोड़ा ध्यान से देखना, और ये जो ब्लॉक यहाँ पे है गिर जाएगा, इसलिए मैं क्या किया हूं, इस ब्लॉक को एक फोर्स लगा के पुश करके रखा हूं। तो किसी वाल पे कोई ब्लॉक कर के ऐसे पुश करके रखूंगा तो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे ये पेन है, मेरे हाथ में देखो पुश करके रखा हूं, है कि नहीं? ऐसा ही कोई ब्लॉक है, आप पुश करके रखे हो। अब ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक का मास m है, अब सब कुछ रेस्ट में। क्वेश्चन ये है कि बताओ व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, क्या आप पहचान पाते हो व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स मतलब द फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर क्या है अप्लाइड फोर्स? चलो सोचो क्या है, बताओ। सोना इस पीठ, कितना बढ़िया। तो देखो ये जो ब्लॉक है, देखे तो ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स आ रहा है, एक तो उसका वेट आ रहा है, एक तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। हमें तो बात करना है किसकी, वही फोर्स का जो सरफेस से सब कांटेक्ट को पैरेलल है, कांटेक्ट सरफेस को पैरेलल है, कौन, mg। तो आपको हो गया अप्लाइड फोर्स हो गया mg। किस डायरेक्शन में, ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे, यस, वॉल के ऊपर डाउनवर्ड। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन का, आगे चल के देखोगे जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और आपको अप्लाइड फोर्स मालूम है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फटाफट देख के बता दो, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, अभी मैं दूसरा देना चाहता हूं एग्जाम्पल। कोई आदमी चल रहा है, ये आदमी चल रहा है, आदमी जब चल रहा है ऐसे एक पांव उठाया और आगे जाने वाला है, ये है कोई आदमी जो चलने की कोशिश कर रहा है या फिर चल रहा है, ठीक है। जब ये आदमी चल रहा है और इधर ये जा रहा है, देखो ये इसके नाक है, गड़बड़ मत सोच लेना कि कहाँ है आँख कहाँ है नाक, ये है, ये आदमी है, ये इधर जा रहा है, ये कान है, ठीक है, मतलब आदमी जा रहा है इधर। हमें पता करना है कि when the man is moving towards right, what is the direction of frictional force on his foot? पाँव पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में है, सोचने की ढेर सारे तरीके मैं अभी तक बता चुका हूं। एक तो हुआ कि सोचो कि ये सरफेस अगर स्मूथ होता तो कैसे फिसल जाता, पैर पीछे चला, हाँ, अगर केला का छिलका रख देंगे यहाँ पे, ये पाँव किधर जाएगा, फिसल जाएगा पीछे, अभी नहीं फिसल रहा है, कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, कैसा होगा, ऑपोजिंग टू द फिसलिंग मोशन, और गो इन टर्म्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इस पाँव पे क्या फोर्स है, इस पाँव पे क्या फोर्स है, अब कहोगे इस पाँव पे जो फोर्स है वो ऐसा है ना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है। This component will behave as the applied force because it is parallel to the surface of contact, है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा भैया, फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऐसे। So when a man is walking, the direction of frictional force is in the direction of motion. आदमी चले जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है, समझ में आया? तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानने की हमारे पास ढेर सारे तरीके अब आने लगे हैं। क्या क्या है, एक तरीका हुआ कि आप पता करो कि अगर वो सरफेस स्मूथ होता तो इसका मोशन कैसा होता, इससे पता चल जाएगा। या फिर देखो कि इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स को अपोजिट है कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब आगे आगे बहुत सारे केसेस आएंगे और हम निकालेंगे। देयर इज ए थर्ड मेथड आल्सो, थर्ड मेथड ऑफ आल्सो फाइंडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तीनों मेथड बताना जरूरी है। थर्ड मेथड है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा और
एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैं यहाँ पे खड़ा था और सडनली मैं चलने लगा तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए। व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स हेल्प्स मी टू वर्क? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मी? वेट। अगर वेट के चलते चलता तो मैं नीचे गिर जाता, नहीं? और क्या आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, उसके चलते चलता तो ऊपर चले जाता। तो कोई दोनों तो नहीं मूव करवा रहे कि मैं जा रहा हूं आगे, मैं आगे जा रहा हूं तो कोई फोर्स होगा मेरे ऊपर आगे की तरफ। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। यस। तो ये these are the three different methods to know the direction of frictional force. There must be some external force on me in the direction of my motion because I started moving from rest. रेस्ट में था, ठीक है? खैर सोचा जाएगा बाद में, और भी डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों इतना गंदा दिख रहा है? यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको नाम देंगे एफएल। क्या है ये? लिमिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब द अपर लिमिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मतलब है? मतलब है इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट, it is the maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact, दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है नहीं, कितना हो सकता है। समझ में आया? कितना हो सकता है, कैसे पता करेंगे कितना हो सकता है? हाँ, आसान तरीका है पता करने की, मैं बताता हूं कि पता कैसे करेंगे कितना मैक्सिमम हो सकता है। चलिए, सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है और ये किसी एक टेबल के ऊपर रखा है। टेबल ये है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। आपने देखा कि ब्लॉक रेस्ट में है, आपने देखा कि ब्लॉक रेस्ट में है और इट इज ऑन दी टेबल। अच्छा, ये ब्लॉक अभी ना मूव कर रहा है, ना ही मूव करने की टेंडेंसी रखता है। मूव तो नहीं कर रहा है, दिख रहा है। मूव करने की टेंडेंसी क्यों नहीं रखता है? क्योंकि टेबल इज हॉरिजॉन्टल। टेबल तो अगर थोड़ा टेढ़ा होता तो शायद स्लाइड करने की कोशिश करता है। तो ना ही ये स्लाइड कर रहा है, ना ही स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है। इसके ऊपर तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। मैं अपनी जगह चुपचाप खड़ा हूं, मेरे ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स है? जीरो है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। अब कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? है नहीं, मतलब जीरो है। फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। देयर इज नो अपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो स्लाइडिंग। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूं, एक फोर्स लगाता हूं। मान लो कि मैं एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, सपोज आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, और मैं देख रहा हूं कि मूव नहीं कर रहा है। 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? मैं फोर्स दिया तो मूव करना चाहिए, तो कोई तो उसको रोक रहा होगा। कौन रोक रहा है? हु इज ट्राइंग टू अपोज? पक्का वही बदमाश कौन है? इट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे रोक रहा है, इसलिए तो नहीं जा रहा है। ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, मैं एक फोर्स दे रहा हूं फिर भी नहीं जा रहा है, मतलब कुछ तो फ्रिक्शन है। 100 न्यूटन दे दूंगा तो मूव करेगा, 1 न्यूटन देने से मूव नहीं कर रहा है, मतलब कोई तो रोक रहा है। क्या आप गेस करके बता सकते हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? द ब्लॉक इज स्टिल एट रेस्ट, आई हैव अप्लाइड 1 न्यूटन। यस, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 1 न्यूटन। ओह, इंटरेस्टिंग। थोड़ा ध्यान से सुनना, कहानी आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 1 न्यूटन को 2 न्यूटन बनाया, फिर भी मूव नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 2 न्यूटन। आई मेक इट 20 न्यूटन, फिर भी मूव नहीं कर रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 20 न्यूटन। बट व्हेन आई मेक इट 21 न्यूटन, ये ब्लॉक धीरे धीरे चलना शुरू किया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। That is what is called limiting frictional force.
कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है कितना नहीं, कितना हो सकता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। अब कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, जैसे अभी अभी हम एग्जांपल लिए तो पता चला कि यहां पर इस केस में एज पर द एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कस्ड वी सी द फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी 20 न्यूटन, मगर 20 न्यूटन से ज्यादा देंगे तो चलने लगेगा। अब सोचो आपकी दोस्त आके इसके ऊपर बैठ गया, क्या अभी भी 20 न्यूटन में ये चलेगा? नो, अब 20 नहीं, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर था अब और 20 न्यूटन नहीं रहा, तो बदल गया है कि नहीं? अभी 20 क्या 200 न्यूटन दोगे नहीं जाने वाला, अब 500 न्यूटन दोगे, हो सकता है धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। मतलब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स तो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल जितने नजदीक जाएंगे उतने जोर से एक दूसरे को पकड़ेंगे, कितने नजदीक जाएंगे वो डिपेंड करता है कि कितने जोर से प्रेस किया गया है। जोर से प्रेस करोगे पास पास जाएंगे तो जोर से एक दूसरे को पकड़ेंगे, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि नहीं होगा? मतलब कितना जोर से प्रेस किए, कितना ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीजें हमें समझ में आया इसी को मद्देनजर रखे हुए हम कहेंगे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है Fl इज प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये आदमी को ब्लॉक के साथ फेंक देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम भैया। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। हाँ, दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? अच्छा, तो अगर इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाए एक टर्म आएगा जिसको कहते हैं म्यू। क्या है ये म्यू? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? इट डिपेंड्स ऑन nature of the two surfaces in contact, है ना? हाई, और याद रखो इसे, कोई रफ सरफेस के लिए म्यू इज हाई फॉर रफ सरफेसेस, ये याद रखना। और याद रखना कि यूजुअली जो म्यू है वो क्या है? यूजुअली जो म्यू है वो लेस देन 1 होता है, मोर देन 1 हो सकता है, बट यूजुअली ये लेस देन 1 होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1। यूजुअली लेस देन 1 होता है, सम ऑफ द केसेस में मोर देन 1 होते हैं, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि आपका जो ये म्यू है इसका यूनिट क्या है? म्यू इज Fl बाई R। Fl क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फोर्स है। R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फोर्स बाई फोर्स क्या होगा? रेशियो हो गया, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गए, म्यू इज यूनिटलेस एज इट इज ए रेशियो, उसका कोई यूनिट नहीं है। यूजुअली म्यू का वैल्यू कितना होता है? 0.5, 0.3, 0.9, 0.1 ऐसे करके, 10, 20, 30 ऐसे नहीं होता है। बहुत ही रेयर केसेस में डिजाइन किया जाता है ऐसे होता है, बट 99.99% केसेस में यू विल गेट इट लेस देन 1। ठीक है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, पकड़ लेना। म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप जानते हैं कि रफ सरफेस में म्यू ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस में म्यू कम होता है, लेकिन रफनेस और स्मूथनेस का जो फीलिंग हमारे अंदर है वो नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि सरफेस पे हाथ फिराते हैं और देखते हैं कि थोड़ा खुदड़ लग रहा है तो हम कहते हैं ये रफ सरफेस है कि नहीं? वो नहीं है। मैं क्या बताया शुरू में, दीज आर ऑल इंटरमैकेनिकल लॉकिंग्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या? इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम किसी एक सरफेस पे हाथ फिरा देते हैं, हाँ ये स्मूथ है, हाँ ये रफ है, खाक पता चलेगा आपको, वैसे नहीं पता चलेगा। रफनेस और स्मूथनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन
ऑन ओनली वन सरफेस। जैसे आपको कोई पूछेगा कंक्रीट का सरफेस ज्यादा स्मूथ है कि ग्लास का सरफेस ज्यादा स्मूथ है, आप कहोगे कंक्रीट तो रफ होता है नहीं, और ग्लास जो है स्मूथ होता है। लेकिन देखो तो कोई आइस ब्लॉक ले लो, आइस ब्लॉक को कंक्रीट के ऊपर डालो, कंक्रीट के ऊपर आइस ब्लॉक को खींचो, देखो कितना आसानी से फिसलते जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर एक रबर का ब्लॉक को डालो और खींचो, देखो कितना फंस रहा है कि नहीं। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिंगल सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इट डिपेंड्स ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा भाई, इसके मॉलिक्यूल उसका मॉलिक्यूल के साथ कैसा दोस्ती करता है, कितना फोर्स करता है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, है कि नहीं। सो म्यू का वैल्यू डिपेंड्स नॉट ऑन दी सिंगल सरफेस, डिपेंड्स अपॉन बोथ, किसी एक प्लेन पे, किसी एक प्लेन, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, कोई स्टील ब्लॉक को छोड़ दिए म्यू का वैल्यू जितना होगा, कॉपर ब्लॉक को छोड़ दिए म्यू का वैल्यू दूसरा होगा, समझ में आ रहा है, वुडन ब्लॉक को छोड़ दिए म्यू का वैल्यू तीसरा होगा। लेकिन ये चीजों पे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे देते, वो बोलते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है म्यू इतना है, मतलब कुछ भी छोड़ो, जबकि म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बोथ दी सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्या मैं आपको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है समझा पाया? The maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact is called limiting frictional force. हमें लगे हाथ ये भी समझ में आ गया क्या? अभी तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि म्यू इज हाई फॉर रफ सरफेसेस। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम 0 नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू Fl। हम Fl और फ्रिक्शनल फोर्स को अक्सर दोनों को अलग अलग नहीं समझते हैं। कभी कोई पूछ लिया व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, हम Fl का वैल्यू बता के खुश हो जाते हैं। उसको पूछा फ्रिक्शनल फोर्स, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कुछ भी हो सकता है 0 से Fl के बीच में। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज Fl। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया क्या? अच्छा, तो चलिए थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं क्या। चलिए ये सारा केसेस में फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स in each of following cases। मैं आपको ढेर सारा केसेस दे रहा हूं, हर एक केस में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बता रहा है, कितना है बता रहा है। चलिए मैं कुछ केस दे रहा हूं। केस नंबर 1, हाँ क्या लिखना है? assume coefficient of friction at all surfaces of contact to be mu। चलिए मैं कुछ केस दे रहा हूं। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है, अगर ये कोई एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, मास इसका m है, और किसी एक इंक्लाइन किसी एक स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है। पूछा है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? बी। यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक वाले अरेंजमेंट। आपको पूछा है बताओ व्हाट कैन बी व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। हर जगह म्यू है, बस आपको म्यू बताना है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बता रहा है। तीसरा केस ले लेते हैं, इसको थोड़ा मैं ऐसा करूं, यस। हर एक केस में आपको बताना है व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द, हाँ ब्लॉक का मास m है। और तीसरा केस में ये C हो गया, इसमें बताना है आपको व्हाट कैन बी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है इसमें फोर्स।
फोर्स है और ये दिया है एंगल थीटा है, ये एंगल क्या दिया है, थीटा है। हाँ, और हमें बताना है व्हाट इज द लिमिटिंग, व्हाट कैन बी द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, उसके लिए तैयार रहेंगे। और डी है, अगले क्लास में खत्म कर दूंगा चैप्टर, ठीक है, क्योंकि मैं बताया आपको ढेर सारा चैप्टर्स कवर करना है विद फंडामेंटल कंसेप्ट। आप कभी बड़े होने के बाद ये सब चीजें पढ़ोगे, लेकिन देखोगे कि ये सारा चीज नहीं है, चैप्टर तो वही था लेकिन टेस्ट कुछ अलग था, इट वाज डिफरेंट। तब याद करोगे कि अरे हाँ, हम तो कुछ दूसरा पढ़े थे, ये यहाँ पे इतना मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट में देखेंगे, पूछे हैं कि यहाँ पर कोई एक वॉल है, वॉल के साथ एक ब्लॉक है, ब्लॉक के पास एक मास है, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक इज बीइंग प्रेस्ड बाय ए फोर्स F0, और पूछा है कि बताओ व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारा केस में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, और ये बताना नामुमकिन है तब जब आप जान लोगे कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, ठीक है। यस, देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, सी द फोर्सेस एक्टिंग, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर द वेट एंड ए नॉर्मल रिएक्शन, मतलब यहाँ पर R का वैल्यू mg है, क्योंकि ऐसे मूव नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू आर दैट इज म्यू mg, लेकिन है कितना फ्रिक्शनल फोर्स, 0। हो सकता है कितना, म्यू mg, हो सकता है म्यू mg, लेकिन है नहीं कुछ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेट है mg, और क्या ये फोर्स का एक कंपोनेंट है, हाँ है, वो कंपोनेंट कितना है, F cos थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन 0 है, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब R इज इक्वल टू mg प्लस F cos थीटा। नहीं तो आप कहोगे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, म्यू आर, म्यू इनटू mg प्लस F cos थीटा। ये क्या कितना हो सकता है कितना मालूम नहीं है ना। इसमें आप जानते हो जो वेट है, मास है m, ये जो मास m है, ये मास का वेट है mg, दैट mg इट गॉस टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा रहता है, एक कंपोनेंट ऐसा रहता है। क्या आपको याद है ये कंपोनेंट कितना होता था, mg cos थीटा, हाँ, और ये कितना होता था, mg sin थीटा। हाँ, अब नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल ही रहेगा। अब ये इधर मूव नहीं कर रहा है, मतलब R इज इक्वल टू mg cos थीटा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है, म्यू mg cos थीटा। ओहो, आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है, बताओ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, यस, तो आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन इज F नॉट। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू। हाँ, क्या सबको समझ में आया? यस सर। तो अभी हमें ये समझ में आया कि कितना हो सकता है, अभी तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कितना है। कोई पूछेगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अभी है कितना, बताओ, ये मालूम नहीं, कितना हो सकता है मालूम नहीं, कितना है वो पता करना है, और डिपेंड करता है बहुत सारे सिचुएशन के ऊपर, ये रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है कि स्लाइड करने वाला है कि क्या, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ये थ्योरी को थोड़ा आप लोग पढ़ के तैयार होके आओगे तो फिर मेरे को बताने में बहुत आसान होगा। तो आफ्टर दिस क्लास वी शैल फिक्स ऑफ द टाइमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा रुक जाना, तो आज की थ्योरी को बढ़िया से पढ़ के मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, करके तैयार होके आना, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।